हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी चित्रकूट के शैक्षणिक मंच से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर श्रृंखला को लेकर के चल रहे थे, जिसमें हम अभी तक भारतीय युग तक पूछे गए प्रश्नों की बातचीत कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में उसके आगे से द्विवेदी युग से प्रारंभ करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला को। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, और चलना भी चाहिए। हमारा कर्म ही है पढ़ाई करना। तो दोस्तों, आज हम पुनः अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हम जो हमारी हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में टेक्स्ट बुक लगी हुई है, उनका भी अध्ययन शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम पहले गोदान उपन्यास को लेकर के चल रहे हैं। इसके जितने महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर भी हम बातचीत करेंगे, और साथ साथ पूरा टेक्स्ट बुक का अध्ययन करते चलेंगे और एक नोट्स भी बनाते जाएंगे, ताकि उपन्यास के अंदर परीक्षा की दृष्टि से जो भी उपयोगी तथ्य हैं, बारीक से बारीक तथ्यों को, छोटे से छोटे बिंदुओं को नोट कर लेंगे। क्योंकि अब परीक्षा में जो प्रश्नों के पूछे जाने का पैटर्न है, वह हर बार बदल रहा है। गहराई से गहराई तक जाकर के एग्जामिनर प्रश्न बना रहे हैं। अतः हमें अपनी पढ़ाई की रणनीति में भी बदलाव करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम टेक्स्ट बुक का अध्ययन कर रहे हैं और उससे नोट्स बना रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखा करिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। तो आइए इस श्रृंखला को आज हम शुरू करते हैं पुनः। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते थे काफ़ी पुराने हैं, तो अब इस पैटर्न पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते, पर ज़्यादा नहीं पूछे जाते, क्योंकि हमने अभी इस समय जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका विश्लेषण किया था। हमने पाया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखा ही जाए, उससे जो सतही तौर पर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ हमें टेक्स्ट बुक का गहराई से गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसको भी हम साथ में देखते चलेंगे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक काल के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ये इसमें टाइमिंग गलत दी हुई है। यह आधुनिक कविता के उत्थान का विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ध्यान दीजिएगा, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह ब्रजभाषा रानी की युवरागी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की साम्राज्ञी बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ, और इस काल का कविमंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग नाम दिया गया। तो द्विवेदी जी आते हैं और वह खड़ी बोली की वकालत करते हैं, और उनके मंडल के जितने भी कवि होते हैं उन सभी को खड़ी बोली में रचना करने के लिए कहते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर जितने उस समय के लेखक कवि थे चल रहे थे, आता है उन्हीं के नाम पर इस कालखंड को नामकरण कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक सेवा को देखते हुए 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि दी। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, आचार्य इनको काशी नागरी प्रचारणी के द्वारा 1931 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया है? तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी युग नाम द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का एक और नाम है, वह क्या है? तो इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, डॉक्टर नगेन ने कहा है। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, वह कौन है? तो वह नाथूराम शर्मा शंकर है। पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें कविता, कामिनी कांत कहा गया है, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु कहा गया है और साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से नवाजा गया है नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी है। समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे, ध्यान दीजिएगा। इन्हें कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भारंड रहस्य और शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भारंड रहस्य तथा शंकर सर्वस्व इनके ग्रंथ हैं। ये अति संयोक्तिपूर्ण कविता करते थे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसने कहा है? तो यह उक्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है कि ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, किस विषय का ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वह संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ है। पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके नाम में अर्थशास्त्र लगा है और ऑप्शन भी अर्थशास्त्र या अर्थनीति दे देता है, तो कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाना होता है। तो यह संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र, इसका विषय है। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, तो संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सही होगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा किया था। ऑप्शन सी सही होगा। जूही की कली कविता निराला जी की है और इस पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगारिकता का आरोप लगा करके इसको प्रकाशित करने से वापस कर दिया था, प्रकाशित नहीं किए थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली 1916 में मुक्तक की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी। निराला समन्वय पत्र से जुड़े, बाद में सुधा एवं मतमाला से भी जुड़े। मतमाला
से उनका संघर्ष भी रहा, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। निराला जी सुधा, मतवाला और समन्वय जैसे पत्रों से संबंधित रहे हैं, जुड़े रहे हैं। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो अभी हमने देखा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन, अंतःकरण की मनोवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो अंतःकरण की मनोवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसको ध्यान में रखिएगा, जैसा कि अभी हमने शुरू में भी देखा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। या रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह शुक्ल जी का कथन है, कहलाती है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो सत विधान करती आई है, वह कविता है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो इसमें कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो सोहनलाल द्विवेदी ये द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह। जब आप कई बार इनको नामों को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार में तो याद नहीं होते हैं किसी को भी, तो आप इसे कई बार देखेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आप अभ्यास करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और बोर मत होइएगा, और इसको एक बहुत समस्या के रूप में मत लीजिएगा। आराम से आनंद एंजॉय करते हुए आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं द्विवेदी युग के? तो मुकुटधर पांडे को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। और जब आप कहीं देखें बाद में, तो जैसे वीडियो सुन रहे हैं उसको ध्यान दिया करिए कि जब हम वीडियो देख रहे थे तो वहाँ पर ऐसा कहा गया था। तो द्विवेदी युग के प्रगीतिकार, ध्यान दीजिए, प्रगीतिकार कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रगीतिकार मुकुटधर पांडे थे। मुकुटधर पांडे थे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुगवी थे। तो ये दोनों पांडे बंधु हैं, लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी विशेषता है। यह द्विवेदी के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतिकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। ध्यान दीजिएगा, पूजा फल और कानन कुसुम ये इनके प्रकाशित काव्य संकलन है मुकुटधर पांडे के। आगे देखते हैं, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? तो जैसा कि अभी हमने देखा, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट होता है। और इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो अभी हमने देखा कि मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रियप्रवास संस्कृत की समस्त कोमलकांत पदावली से अलंकृत संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित है। ये संस्कृत के वर्ण वृत्त जो होते हैं, छंद होते हैं, उन पर यह लिखित है। इसे ध्यान दीजिएगा। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। ध्यान दीजिएगा, 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। ध्यान दीजिएगा इन सभी विशेषताओं को, इनसे ही क्वेश्चन बना लेता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रियप्रवास को महाकाव्य नहीं माना। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर के उनकी 51 रचनाएं हैं, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। हरिऔध जी ने
जहाँ चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का झेल रही हैं बोकला। सॉरी दोस्तों, हरियौत जी ने जहाँ चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वही वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रारंभ किया। ध्यान दीजिएगा, वैदेही वनवास भी इनकी रचना है। अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रजभाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो इन्होंने रस कलश जो लिखा है वह ब्रजभाषा में है। हरियौध जी ने 2 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से हैं? प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। प्रद्युम्न विजय 1893 में लिखा गया है और रुक्मिणी परिणय 1894 में लिखा गया है। सन 1894 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। इनका उपन्यास प्रेम कांता है जो 1894 में प्रकाशित हुआ है। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में तथा अधखिला फूल 1907 में प्रकाशित हुआ है। ये चर्चित उपन्यास है। और एक इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता भी है। ध्यान दीजिएगा। हरियौध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बुवारिध प्रेम प्रपंच 1900, प्रमाम्बु प्रश्रवण प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, प्रेम पुष्पहार उद्बोधन 1906, काव्योपवन 1909, कर्मवीर 1916, ऋतुमुकुर 1917, पद्म प्रसून 1925 तथा पद्म प्रमोद इनकी रचनाएं हैं। कल्पलता, बोलचाल, पारिजात तथा हरियौध सप्तशही जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी की है। सन 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया और खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरियौध जी को है। अगला देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य। तो अभी हमने देखा आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य परिप्रवास को माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियौध के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा 17 सर्ग हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध का काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे हैं। ध्यान दीजिएगा, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे इनके काव्य ग्रंथ हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो यह भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध का है। वैदेही वनवास ऑप्शन बी सही होगा। वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। ऑप्शन बी सही होगा। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य परिप्रवास के रचयिता हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध हैं। ऑप्शन बी सही होगा। खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है तो परिप्रवास है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की नहीं है? इसमें छांटना है। तो वह है विचित्र विवाह नहीं है। बाकी वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की रचना है। सॉरी। विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा रामचरित उपाध्याय की कृति हैं। ध्यान दीजिएगा। विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा ये रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य भी लिखा है रामचरित उपाध्याय ने। शेष कृतियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।
काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो ये किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो यह प्रिय प्रवास से ली गई हैं। ऑप्शन सी सही होगा। चर्चित पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग की कविता है। तो द्विवेदी युग की कौन सी कविता किस प्रकार की है? तो द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक है। ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान दीजिएगा, द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। डॉक्टर नगेन अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि समानतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही होगा। आगे देखते हैं, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो यह द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन बी सही होगा। इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है दोस्तों, पौराणिक कथाओं को आधार बना करके कविताएं लिखी जा रही थी, तो वही इतिवृत्तात्मक कहलाती हैं, कथात्मक कहलाती हैं। इनमें कथात्मकता होती है। आगे देखते हैं, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो इसमें द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता कम है, जबकि गद्यात्मकता है। गद्य लिखा जाता है द्विवेदी युगीन साहित्य में, और वैचारिकी भी आ जाती है, निबंध भी लिखे जाते हैं। और इतिवृत्तात्मकता तो यह प्रमुख विशेषता है ही। आगे देखते हैं, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती जो ग्रंथ है वह उसका प्रकाशन 1912 में हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लाभान्वित अवश्य होंगे। दोस्तों आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा तथा सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट ज़रूर किया करिए दोस्तों। इससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा पर जा रहे हैं या नहीं। आपका कोई सुझाव हो तो उसे दीजिएगा, पढ़ाने के तरीके का कोई सुझाव हो उसे बताइएगा, या कुछ अन्य सामग्री पढ़ना चाहते हो तो उसको भी हमें बताइए, अवगत कराइए, तो हम उस सामग्री को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर हम रोकते हैं। इसके बाद हम पुनः मिलेंगे एक बेहतर वीडियो लेकर के आपके समक्ष। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और प्रतिदिन रिवीजन करते रहिए जो नोट्स बना लिए हैं। और घबराइएगा नहीं, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता कदम अवश्य चूमेगी। अब लगे तो रहिए आप, डरिए नहीं, हारिए नहीं। निराशाएं ज़रूर आती हैं, अनेक बाधाएं भी आती हैं हमारे जीवन में, परंतु उनसे लड़ना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।